हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सीपीसी के सेक्शन 10 के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेक्शन 10 में क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं और इन प्रोविज़न का क्या लाभ है। तो आइए सेक्शन 10 पर चलते हैं सीधा। सेक्शन 10 सीपीसी का जो है वो बताता है रेस सब जुडिस, मतलब वाद का रोक दिया जाना। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं वाद का लंबित रहना या लंबित वाद का सिद्धांत। सेक्शन 10 या सीपीसी की धारा 10 में जो प्रोविज़न किया गया है उस प्रोविज़न का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले सेक्शन को पढ़ते हैं और इसकी बेयर लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 10 में जो कहा गया है, इसका जो टाइटल दिया गया है वो है वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 10 को मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। आपके पास अगर बेयर एक्ट है सीपीसी का या बुक है तो आप उसको खोल कर रख लीजिए अपने सामने और कॉपी और पेन अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, इसकी सेक्शन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप अपने साथ एक पेंसिल रखिए और उस पेंसिल से उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा या उनको टिक कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में जब आप उनको दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने आज टिक करेंगे या उनको नोट डाउन करेंगे, काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो जो सेक्शन 10 है, ये सेक्शन 10 कहता क्या है, इसकी बेयर लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़ते हैं। सेक्शन 10 में जिसमें कहा गया है वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 10 कहता है कि कोई न्यायालय, यानी कि एनी कोर्ट, इसमें हम किसी पर्टिकुलर न्यायालय की भी बात नहीं करें, इसमें कहा गया कि कोई भी न्यायालय, चाहे वो कोई न्यायालय हो सकता है। आगे क्या कहा गया है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिनमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी न्यायालय मतलब एनी कोर्ट। आगे कहा गया है कि ऐसे किसी भी वाद के विचारण में, यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं, ट्रायल की बात कर रहे हैं, विचारण की बात कर रहे हैं। तो कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें, कौन से वाद में, जिसमें विवादक विषय, यानी कि इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वाद हेतु या जो विवादक विषय जिनके ऊपर एक पक्षकार हाँ कहता है और दूसरा पक्षकार ना कहता है, उसको हम कहते हैं विवादक विषय। तो जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर समझना क्या है कि एक न्यायालय, यानी कि कोई भी न्यायालय हो सकता है वो, तो अगर किसी भी न्यायालय में ऐसे किसी विवाद के विचारण में जिसमें कि विवादक विषय उसी मुकदमे के अधीन या उसी विवादक विषय के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच में या ऐसे पक्षकारों के बीच में जिनसे व्युत्पन्न, यानी कि जिनसे उत्पन्न होने वाला कोई अधिकार के अधीन अगर वो लोग दावा करते हैं पहले, यानी कि आगे लिखा है कि किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद है। यानी कि अगर किन्हीं पक्षकारों के बीच में किसी वाद विषय पर, यानी कि किसी विवादक विषय पर एक न्यायालय में पहले से ही कोई मुकदमा पेंडिंग है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस दूसरे न्यायालय में जिसमें वो पक्षकार या उसी विवादक विषय के अधीन दावा करने वाले कोई पक्षकार क्या करते हैं, मुकदमा लेकर जाते हैं, तो वो दूसरा न्यायालय उस मुकदमे में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में, यानी कि अगर वो वाद उसी न्यायालय में, मतलब जहाँ पर पहले वाला वाद संस्थित किया गया है, या तो वो उसी न्यायालय में दूसरा वाद दायर किया जाए, या भारत के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में, या संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो कोई भी न्यायालय हो सकता है, लेकिन उसका भारत में स्थापित होना आवश्यक है, जो दावा किए गए अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है। लेकिन उस न्यायालय की पावर क्या होनी चाहिए, उस न्यायालय की पावर होनी चाहिए कि जो दावा आपने किया है, जो अनुतोष आपने मांगा है, उस अनुतोष को देने की उसको क्षमता होनी चाहिए, उस अनुतोष को देने की पावर होनी चाहिए। और या भारत की सीमाओं के परे, यानी कि अगर हो सकता है कि वो न्यायालय जिस न्यायालय में बाद में कोई मुकदमा दायर किया गया है या पहले कोई मुकदमा दायर किया गया है, वो न्यायालय भारत के बाहर भी स्थापित हो सकता है। तो अगर वो न्यायालय भारत के बाहर स्थापित है तो उस न्यायालय की एक विशेषता होनी चाहिए कि उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया हो। अगर वो न्यायालय जो कि भारत के बाहर है लेकिन उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, तो वो न्यायालय इस सेक्शन की परिधि के बाहर माना जाएगा। या उसको न्यायालय को स्थापित किया गया है या न्यायालय को केंद्रीय सरकार के द्वारा चालू रखा जा रहा है।
और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, या फिर वो इन न्यायालयों के अतिरिक्त सीधा सीधा कहाँ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में संस्थित होना चाहिए। अभी इस सेक्शन की तो बेयर लैंग्वेज थी। निश्चित रूप से बेयर लैंग्वेज को पढ़ना और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए हम इस बेयर लैंग्वेज को एक बार समझ चुके हैं। अब हम सामान्य शब्दों में समझेंगे कि आखिर सेक्शन 10 का प्रोविज़न कहता क्या है। देखिए, धारा 10 कहती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। ए और बी दो पक्षकार हैं, यानी कि ए नामक एक पक्षकार और बी नामक एक पक्षकार। ए व्यक्ति कौन है, वादी है। वादी कौन होता है, जो मुकदमा दायर करता है। बी कौन है, प्रतिवादी है। प्रतिवादी कौन होता है, जो कि उस मामले में प्रतिवाद करता है या उस मामले में अपना उत्तर देने के लिए आता है। यानी कि कोई क्वेश्चन किया गया और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो पक्षकार आता है उसको कहा जाता है प्रतिवादी। तो ए और बी दो पार्टीज़, ए वादी है, बी प्रतिवादी है। लड़ाई क्या थी, लड़ाई थी कि एक खेत है, जो खेत किसी एक पर्टिकुलर जगह पर स्थापित है। उस खेत पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा किया है। किसने किया है, ए ने किया, क्योंकि वो इस मामले में वादी है। अब उस व्यक्ति ने जब मुकदमा दायर किया, यानी कि वादी ने जब मुकदमा दायर किया है, वो मुकदमा एक लंबित यानी कि पेंडेंसी में है। उस मुकदमे पर कार्यवाही एक न्यायालय के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा पक्षकार जो कि प्रतिवादी है, वो क्या करता है, या तो वो उसी न्यायालय में, यानी कि जिस न्यायालय में पहले वाला मुकदमा दायर किया गया है, पहली कंडीशन कि उसी न्यायालय में, सेकंड कंडीशन उसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में चला जाता है स्वयं वादी बनकर। यानी कि वो क्या कहता है कि पहले वाला मुकदमा उसने दायर किया था, दूसरा वाला मुकदमा हम दायर कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पार्टीज़ कौन है, ए और बी, पहले मुकदमे में भी बाद के मुकदमे में भी। लड़ाई की जड़ क्या है, वही खेत जो पहले मुकदमे में था, वही खेत जो बाद के मुकदमे में भी है। यानी कि विवादक विषय एक ही रहा, पक्षकार एक ही रहे। चेंजेस क्या हुए हैं, केवल और केवल उस न्यायालय के। हो सकता है कि वो उसी न्यायालय में जिसमें कि पहले वाला मुकदमा दायर किया गया हो, उसी न्यायालय में स्थापित कर दे, या उच्चतम न्यायालय में पहले से ही कोई मामला पेंडिंग चल रहा हो। तो यानी कि हम यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को छूट प्रदान नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय तो एक ही होता है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में आपका पहले का मुकदमा विचाराधीन होना चाहिए, भारत के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होना चाहिए, भारत के बाहर किसी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होना चाहिए। लेकिन भारत के बाहर की कंडीशन में क्या होना चाहिए कि वो न्यायालय केंद्रीय सरकार के द्वारा या तो स्थापित किया गया हो या चालू रखा गया हो, तो भी वो न्यायालय भारत के अंतर्गत स्थापित न्यायालय या भारत के न्यायालय की कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो वो अगर पहला वाला मुकदमा जिसमें ए वादी था और बी प्रतिवादी था, यानी कि ए ने या तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाला हो या भारत के बाहर किसी न्यायालय में डाला हो जो केंद्रीय सरकार के स्थापित हो या केंद्रीय सरकार के द्वारा चालू रखा जा रहा हो, या भारत के अंतर्गत यानी कि भारत की सीमा के अंदर किसी न्यायालय में पेंडिंग चल रहा हो, तो तीनों सिचुएशन वहाँ पर अप्लाई की जा सकती हैं। अब अगर ये तीनों सिचुएशन वहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, तो दूसरा मुकदमा जिसमें कि बी जो कि पहले मुकदमे में प्रतिवादी है और इस मुकदमे में वादी बनकर आ रहा है, वो दूसरा मुकदमा दायर तो कर सकता है, मतलब उसका मुकदमा न्यायालय एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उस मुकदमे पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब देखिए, जब कार्यवाही नहीं की जाएगी मतलब क्या रखा जाएगा, उसको भी पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं वाद का लंबित रहना या वाद का रोक दिया जाना, कि हम उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पहले वाले मुकदमे में कोई निर्णय नहीं दिया जाता। तो इस सेक्शन में जो पर्टिकुलर चीज़ बताई गई वो ये कहा गया है कि अगर एक पक्षकार के द्वारा किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में पहले से ही कोई मामला किसी भी एक पर्टिकुलर वाद हेतु को लेकर दायर किया जा चुका है, तो उसी वाद हेतु पर वही पक्षकार ना तो कोई दूसरा मुकदमा, यहाँ पर क्या कहा गया कि ना तो कोई दूसरा मुकदमा उस न्यायालय में या तो दायर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई दूसरा मुकदमा दायर कर दिया है तो न्यायालय के पास क्या होगा पावर, न्यायालय दूसरे मुकदमे में कार्यवाही को रोक देगी। यानी कि वो उस सेकंड केस में कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको वहीं पर पेंडिंग डाल दिया जाएगा। यानी कि इसी को हम कहते हैं वाद का रोक दिया जाना। आखिर सेक्शन का उद्देश्य क्या है? सेक्शन 10 जो है, इस सेक्शन 10 को सीपीसी में डालने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, सीधी सी बात रहती है कि हमारे पास गिने चुने न्यायालय हैं और मुकदमों की संख्या कहीं ज़्यादा। अब अगर एक ही पक्षकारों के बीच में एक ही वाद विषय पर दो मुकदमे पड़ जाएंगे तो वहाँ पर दो नई चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। पहली नई चीज़ क्या हो सकती है?
कि एक न्यायालय के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, यानी कि चीज़ें तो वही रहेंगी सेम, तो न्यायालय के ऊपर क्या बढ़ेगा, अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या निरंतर इंक्रीज़ करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पहला कारण ये है कि मुकदमों की संख्या को कम रखना। दूसरा रीज़न क्या था, सपोज़ करिए कि एक न्यायालय था, जैसे मैं शाहजहाँपुर में रहता हूँ, तो एक न्यायालय शाहजहाँपुर का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकंड जो है, मान लीजिए हम लखीमपुर का मान लें, बरेली का मान लें, या कहीं भी किसी भी ज़िला का न्यायालय मान सकते हैं। अब दो पक्षकार जो थे वो दोनों अलग अलग जगह के थे, तो अब सीपीसी कहती है कि आप कहीं पर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जहाँ पर वादी है, जहाँ पर प्रतिवादी है, जहाँ पर कारोबार करते हैं। तो एक व्यक्ति जो कि वादी जो शाहजहाँपुर का था उसने शाहजहाँपुर में मुकदमा डाला, प्रतिवादी जो बरेली का था या लखीमपुर का था उसने लखीमपुर में मुकदमा डाला। दोनों समान अधिकारिता के न्यायालय, लखीमपुर का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शाहजहाँपुर का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बरेली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अगर एक न्यायालय ने डिसीज़न दिया है ए के फेवर में, सेम अधिकारिता कौन रखता है, दूसरे जिले का न्यायालय, उसने डिसीजन दिया दूसरे यानी कि प्रतिवादी के फेवर में। अब न्यायालय उस ऑर्डर को या उस निर्णय को निष्पादित कैसे कराएं, क्यों, क्योंकि दोनों न्यायालयों की अधिकारिता क्या है, समान अधिकारिता है। अब जब समान अधिकारिता है यानी कि दोनों न्यायालयों की पावर एक है, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्शन को कैसे रोका जाएगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन बचेगा जिस ऑप्शन के माध्यम से हम उस न्यायालय जिसने की डिक्री को पारित किया है उस डिक्री को निष्पादित करा पाएँ। अगर एक न्यायालय की डिक्री निष्पादित कराते हैं तो दूसरे का वायलेशन, दूसरे की डिक्री निष्पादित कराते हैं तो पहले का वायलेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम कन्फ्लिक्ट जो होगा उस कन्फ्लिक्ट को कभी भी रोक ही नहीं पाएंगे। तो सेक्शन 10 का दूसरा उद्देश्य क्या है कि न्यायालय यानी कि समान अधिकारिता के न्यायालयों के बीच में जो कन्फ्लिक्शन होता है, जो उनके बीच में कह सकते हैं कि एक नया विवाद उत्पन्न हो सकता है अपने न्यायालयों के निर्णयों के निष्पादन को लेकर, उस विवाद को भी रोका जाए। तो सेक्शन 10 के स्पेशली दो उद्देश्य हैं। पहला क्या है, वादों की संख्या को कम करना, नियंत्रित करना, और दूसरा उद्देश्य क्या था, समान अधिकारिता के न्यायालयों के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी उनके बीच में विरोधाभास को रोकना। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं धारा 10 के। सपोज़ करता हूँ कि धारा 10 को काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसके सेक्शन 10 को लागू करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं किसी भी धारा को लागू होने के लिए, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि ये इस धारा के आवश्यक तत्व हैं और आवश्यक शर्तें भी हैं। तो कॉपी और पेन आपके पास है ही, जरा इनके आवश्यक शर्तों को नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 10 की जो पहली आवश्यक शर्त है या पहली जो आवश्यक तत्व हैं जिसके आधार पर हम सेक्शन 10 को लागू करते हैं वो क्या है कि दोनों वाद में, दो ही वाद होंगे, पहला वाद और दूसरा वाद, दोनों ही मामलों में अर्थात संस्थित पहले वाद में जो अभी तक लंबित है यानी कि जो पहले मुकदमा दायर किया जा चुका, जो कि पेंडेंसी में है, जिसमें अभी तक कोई भी निर्णय नहीं दिया गया है, और उसके पश्चातवर्ती यानी कि एक न्यायालय में ऑलरेडी मुकदमा पेंडिंग चल रहा है और हम उसी पेंडेंसी में क्या करते हैं कि दूसरा मुकदमा भी लेकर पहुंच जाते हैं न्यायालय में। तो दोनों मामलों में अर्थात पहले संस्थित मामले में जो अभी तक पेंडिंग है, जिसमें अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, और उसके पश्चात दायर किए गए दूसरे वाद में, तो पहले न्यायालय या पहले मामले की पेंडेंसी के दौरान ही हम दूसरा मामला लेकर पहुंच जाते हैं और दूसरे मामले में क्या रहता है, जिसको इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थगित किया गया है कि वाद पद ग्रस्त विषय प्रत्यक्षता और सारता एक ही है। क्यों रोका है हमने, इसलिए रोका है क्योंकि पहले मुकदमे में और दूसरे मुकदमों में जो विवादग्रस्त विषय थे वो समान थे। तो ध्यान रखिएगा कि धारा 10 को लागू होने की पहली कंडीशन है, धारा 10 क्या है, वाद का रोक दिया जाना। वाद का रोक दिया जाना कब होगा, जब पहली शर्त लागू होगी। पहली शर्त क्या कहती है कि पहला मुकदमा जिसमें ए वादी था, बी प्रतिवादी था, एक पर्टिकुलर खेत को लड़ाई चल रही थी जो कहाँ था, शाहजहाँपुर में था, जिसका नंबर था 212 नंबर का एक खेत शाहजहाँपुर में स्थित है, ए वादी है, बी प्रतिवादी है, पहले ही शाहजहाँपुर में पड़ा हुआ है। बी क्या करता है, एक महीने के बाद यानी कि पहला मुकदमा जब दायर किया गया था उसके ठीक एक महीने के बाद में 212 नंबर यानी कि जो हमारे पहले वाला खेत का नंबर था उसी खेत पर, वहीं शाहजहाँपुर में स्थित खेत पर दूसरा मुकदमा लेकर पहुंच जाता है लखीमपुर में और वहां पर वाद दायर कर देता है। अब ध्यान से सुनेगा, पार्टी सेम, विवादक विषय यानी कि खेत सेम, उसका नंबर तो सेम ऑलरेडी हो ही जाएगा क्योंकि खेत एक ही है, और एक न्यायालय शाहजहाँपुर का, दूसरा न्यायालय लखीमपुर का।
ऐसी सिचुएशन में जो वाद का मामला होगा, यानी कि जो लखीमपुर में मुकदमा दायर किया गया है, इसको रोक दिया जाएगा। उस मामले में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं वाद विषय पर अभी पहला मामला लंबित है, पहले मामले में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। तो ये तो था पहला आवश्यक तत्व, जिसमें विवादक विषय के आधार पर रोका जाता है, जिसमें विवादक विषय पहले और दूसरे मुकदमे में एक ही था, तो दूसरा वाला मुकदमा ऑटोमेटिकली न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। दूसरी आवश्यक शर्त क्या कहती है कि दोनों वादों में एक ही पक्षकार हों या एक ही प्रतिनिधियों के बीच में चल रहा हो। मतलब अगर ए और बी पहले मामले में पक्षकार थे, दूसरा जो मामला दायर किया गया है वहाँ पर भी ए और बी ही हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों को हम कॉमनली मान सकते हैं कि वो मुकदमा उनकी तरफ से दायर करने का अधिकार रखते हैं। तो या तो वो पार्टी सेम होने चाहिए या उनके प्रतिनिधियों के बीच मुकदमा होना चाहिए। अगर दोनों मामलों में पार्टीज सेम है या उनके प्रतिनिधि हैं, तो भी ये आवश्यक शर्त मानी जाएगी दूसरे वाले मुकदमे को रोकने के लिए, न्यायालय को पावर देने के लिए, कि अगर समान पक्षकार हैं तो भी न्यायालय के पास पावर होगी कि दूसरा वाला मुकदमा स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों ही वादों के ऐसे पक्षकार, यानी कि ए और बी, एक ही हक के अधीन मुकदमा लड़ रहे हों। हक का मतलब क्या होता है? हक का मतलब होता है जिस चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस चीज़ को लेकर चल रही थी? मालिकाना हक के लिए। मतलब ए भी मालिकाना हक चाहता है, बी भी मालिकाना हक चाहता है। तो जो हक है, जो अधिकार है, वो समान है। दोनों ही व्यक्ति एक ही अधिकार को मांग रहे हैं। तो अगर दोनों पक्षकार दोनों ही मामलों में एक ही हक की मांग कर रहे हैं, एक ही प्रकार के हक की मांग कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी ये एक आधार बन जाएगा दूसरे वाले मुकदमे को रोकने के लिए, दूसरे वाले मुकदमे की कार्यवाही को लंबित करने के लिए। चौथा आधार क्या कहता है कि पूर्ववर्ती वाद चाहे उसी न्यायालय में लंबित हो। मतलब हम न्यायालय मान लीजिए उदाहरण के लिए शाहजहाँपुर, पहला वाला मामला कहाँ था? शाहजहाँपुर में था। तो कहा गया है कि पहला वाला मामला चाहे उसी न्यायालय में लंबित हो जिसमें कि पश्चातवर्ती यानी कि बाद वाला मामला दायर किया गया है। यानी कि ए जिसमें वादी था वो भी शाहजहाँपुर में है और बी जिसमें वादी है वो भी उसने शाहजहाँपुर में ही डाला है। पहला आधार न्यायालय समान हो। सेकेंड कंडीशन, अथवा यानी कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भारत के किसी भी न्यायालय में या भारत के बाहर केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित या चालू रखे गए न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यायालय समान हो। आप मानकर चल सकते हैं कि हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किसी न्यायालय में लंबित होना चाहिए, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो भारत के अंदर स्थापित न्यायालय हो, चाहे वो भारत के बाहर स्थापित न्यायालय हो। अगर भारत के बाहर स्थापित है तो केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया हो या चालू रखा गया हो, ये कंडीशन लगानी जरूरी है। अगर हम इस कंडीशन को नहीं लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा समझ लीजिए ज़रा, पहले उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 10 में एक स्पष्टीकरण दिया गया है और यह स्पष्टीकरण क्या कहता है? ये कहता है कि विदेशी न्यायालय शब्द आया है, विदेशी न्यायालय। आखिर विदेशी न्यायालय क्या होता है? देखिए, जब हम सीपीसी के डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हैं तो धारा जो हमारे 2 है, इस धारा का खंड 5 और खंड 6, खंड 5 कहता है विदेशी न्यायालय और खंड 6 कहता है विदेशी निर्णय। अब आप विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय, विदेशी दोनों जगह कॉमन वर्ड है, तो न्यायालय और निर्णय 2 शब्द बचे। न्यायालय क्या देता है? निर्णय देता है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं धारा 2.5 और धारा 2.6 का एक कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है समझिए। धारा 2.5 कहती है कि विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब है डिनोट किया गया है या माना गया है। तो धारा 2.5 के अनुसार विदेशी न्यायालय वो न्यायालय होता है जो, पहला कंडीशन, भारत के बाहर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि विदेशी न्यायालय केवल उसी न्यायालय को मानेंगे जो भारत के बाहर होना चाहिए, भारत की सीमा के अंदर स्थापित नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भारत के बाहर अगर स्थापित है तो हम लोग बार बार क्यों पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत के बाहर स्थापित न्यायालय में भी लंबितवाद का सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। भारत के बाहर अगर स्थापित न्यायालय है तो उसमें एक और चीज़ जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है कि उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया हो या चालू रखा गया हो। लेकिन विदेशी न्यायालय के मामले में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। अगर कोई न्यायालय भारत के बाहर स्थापित है और अगर उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है तो वो विदेशी न्यायालय नहीं कहलाएगा।
यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित न्यायालय नहीं होना चाहिए जो कि भारत की सीमा के बाहर है। अगर भारत की सीमा के बाहर है तो केंद्रीय सरकार से उसका कोई कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कनेक्शन हुआ तो वो न्यायालय भारत का न्यायालय माना जाएगा, विदेशी न्यायालय नहीं माना जाएगा। अब विदेशी न्यायालय की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 2(5) में दी गई है। ऐसा न्यायालय होना चाहिए जो भारत की सीमा के बाहर हो। ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसका ना तो कनेक्शन भारत केंद्रीय सरकार से हो, ना उसके द्वारा स्थापित किया गया, ना उसके द्वारा चालू रखा गया हो, वही न्यायालय विदेशी न्यायालय कहलाएगा। अब धारा 2(6) क्या कहती है विदेशी निर्णय के बारे में? तो धारा 2(6) में बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वो न्यायालय जो कि धारा 2(5) के अंतर्गत विदेशी न्यायालय माना गया है, अगर उस न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो वो निर्णय विदेशी निर्णय कहलाएगा। तो ये तो थी धारा 2(5) और 2(6) यानी कि विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय की बात। आई होप आप लोगों को विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे। वापस आते हैं धारा 10 के ऊपर। तो धारा 10 में पहले जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि जिस मामले में पक्षकार यानी कि जो मामला जिस मामले में धारा 10 को लागू कर रहे हैं उस मामले में विवादक विषय समान नहीं होने चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि अगर धारा 10 को हम लागू कर रहे हैं तो विवादक विषय समान होने चाहिए। यानी कि लंबित वाद का सिद्धांत वहाँ लागू होगा जहाँ पर पहले दायर किए गए बाद में और बाद में दायर किए गए बाद में विवादक विषय चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या सार्वतः रूप से एक समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दोनों में यानी कि पहले दायर किया गया बाद और दूसरे दायर किए गए बाद में पक्षकार समान होने चाहिए या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा दायर होना चाहिए। अगर पक्षकार दोनों मामलों में एक हैं या उनके प्रतिनिधि हैं तो भी मामले में धारा 10 का सिद्धांत लागू हो जाएगा और वाद वाले मुकदमे को रोक दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन कहती है कि उनमें यानी कि उन पक्षकारों के बीच में जिस हक के लिए मुकदमा किया जा रहा है वो हक दोनों मामलों में समान होना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था मालिकाना हक, तो दोनों ही मामलों में मालिकाना हक ही मांगा जा रहा है, मतलब हक तो दोनों में समान है। तो ऐसी कंडीशन में भी धारा 10 का सिद्धांत लागू हो जाएगा और बाद वाले मुकदमे को रोक दिया जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि वो न्यायालय यानी कि वो मामला या पहला वाला मामला चाहे तो भारत के किसी न्यायालय में दायर किया गया हो या पर्टिकुलर किसी भी न्यायालय में हो, बाद वाला न्यायालय चाहे उसी न्यायालय में दायर करो तब भी धारा 10 लागू होगी, चाहे उस न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय में लागू करो तब भी धारा 10 लागू होगी। भारत के बाहर कहीं न जा रहे हैं और अगर वो न्यायालय भारत की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है तब भी धारा 10 लागू होगी, या सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किया गया है तब भी धारा 10 लागू होगी। पाँचवा पॉइंट कहता है कि जिस न्यायालय में ऐसा पूर्ववर्ती वाद लंबित है पश्चातवर्ती वाद में दावाधीन अनुतोष को मंजूर करने का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। ये थोड़ा सा पॉइंट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, क्षेत्राधिकार की बात करता है, पावर की बात करता है। इसमें कहा गया है कि जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित मतलब पहला वाला मामला जहाँ पर लंबित है, दूसरे वाले मामले में जो हम दावा कर रहे हैं, जो अनुतोष मांग रहे हैं, वो अनुतोष देने की पावर पहले वाले न्यायालय में होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि पहले वाले न्यायालय में हमने अनुतोष जो मांग रखा है वो तो पहले वाले न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा जो मामला हमने दायर किया है उसमें हमने एक ऐसे अनुतोष की मांग की है जो अनुतोष पहले दायर किए गए मामले में न्यायालय जो चल रहा था उस न्यायालय की सीमा से परे यानी कि उस सीमा से बाहर है। तो दोनों ही कंडीशन है, दोनों ही वादों में एक अंतर आ रहा था यहाँ पर, और वो अंतर था कि पहले वाला न्यायालय थोड़ी कम अधिकारिता रखता है, थोड़ा कम क्षेत्राधिकार रखता है, बाद वाला न्यायालय थोड़ी ज़्यादा क्षेत्राधिकार रखता है, थोड़ा ज़्यादा पावर रखता है। तो यहाँ पर क्षेत्राधिकार का अंतर आ गया, पावर का अंतर आ गया, और इसलिए यहाँ पर धारा 10 का सिद्धांत लागू नहीं करेंगे। यानी कि चीज़ समान क्या होनी चाहिए? धारा 10 के 5वें पॉइंट को लागू होने के लिए समान ये होनी चाहिए कि जो हमारा पहला न्यायालय था और जो हमारा बाद का न्यायालय है, यानी कि जो वाद वाले न्यायालय में हमने अनुतोष मांगा है वो अनुतोष अगर हम पहले वाले न्यायालय में मांगते तो वो न्यायालय भी हमें उस अनुतोष को प्रदान करने का या करने की पावर अगर उसके पास है तो धारा 10 सिद्धांत लागू कर सकते हैं। फिर से समझिए इस चीज़ को, जो अनुतोष हमने बाद वाले न्यायालय में मांगा है, अगर वही अनुतोष हमने पहले वाले न्यायालय में मांगा होता
और वो न्यायालय अगर हमसे ये बात कहता कि हम इस अनुतोष को देने की क्षमता नहीं रखते हैं तो धारा 10 लागू नहीं होगी। अगर न्यायालय में जिसमें हमने बाद वाला जो अनुतोष मांगा है, पहले वाले न्यायालय में अगर वही अनुतोष मांगते और वो न्यायालय उस अनुतोष को देने में कॉम्पिटेंट होता, सक्षम होता, तो दूसरा वाला मामला धारा 10 के अंतर्गत रोक दिया जाएगा। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर धारा 10 को लागू किया जाता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था और वो केस था राधिका कोनेल पारिक वर्सेस कोनेल पारिक। फिर से नाम सुनिए, राधिका कोनेल पारिक वर्सेस कोनेल पारिक। इस मामले में हुआ ये था कि पति और पत्नी के द्वारा संतान की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया गया था। 2 मुकदमे दायर हुए। पहला वाला मुकदमा पत्नी के द्वारा दायर किया गया और बाद वाला मुकदमा पति के द्वारा दायर किया गया। तब न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि पत्नी के द्वारा दायर किए गए वाद में पश्चातवर्ती वाद, यानी कि क्या मांगा आपने? कस्टडी मांगी। दोनों ही मामलों में बच्चे की रक्षा मांगी गई। तो न्यायालय ने कहा कि पत्नी के द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है और बाद में जो यानी कि जो पश्चातवर्ती वाद इसमें कि पति के द्वारा मुकदमा दायर किया गया, दोनों मामलों में समानता है, दोनों मामलों में एक ही बात को आपने कहा है। इसलिए हम धारा 10 के सिद्धांत को लागू करेंगे और बाद वाले मुकदमे की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। धारा 10 के अनुसार उस मामले में रेस सब ज्यूडिस यानी कि लंबित वाद का सिद्धांत लागू कर दिया जाएगा। तो ये तो था धारा 10 का उद्देश्य क्या है, धारा 10 क्या है। आई होप आप सभी को धारा 10 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको धारा 10 में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।